हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो गाइज, आज 5 जनवरी 2021 में डिस्कस किए जाने वाले करंट अफेयर्स जो कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है, उसके बाद एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा। तो जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम पिछले वीडियोस में करते आ रहे हैं। ओके, तो ऐसा कोई भी सेगमेंट जो छूट जाए वो ना छूटे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग एक पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव न्यूज़, जिसका हम पिछले 7-8 महीनों से वेट कर रहे थे, फाइनली मार्केट में जो कोरोना के लिए जो वैक्सीन थी वो उसको मंजूरी मिल गई है। ओके, आ गई है। उसके बाद मंजूरी मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो उसे मंजूरी मिल गई है। तो DCGI ने SII और भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल को दी गई है मंजूरी। तो DCGI है क्या? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस रोग कोविड-19 के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन टीकों को आपातकालीन उपयोग करने की औपचारिक अंतिम मंजूरी दे दी है। और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने सीरम और भारत बायोटेक कोविड टीकों पर गठित विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली है। अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे CDSCO के अधीन विषय विशेषज्ञ समिति SEC ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन की सिफारिश की थी, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा कोविशील्ड के नाम से आपातकालीन उपयोग के लिए और कोवैक्सीन को प्रतिबंधित उपयोग के लिए बनाया जा रहा है। अब देख लेते हैं थोड़ा हम यहाँ पे कोवैक्सीन के बारे में। तो कोवैक्सीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जाने वाली स्वदेशी वैक्सीन है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्या बहुत इम्पोर्टेंट है, वह है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं उदार पूनावाला, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फाउंडर साइरस एस पूनावाला, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फाउंडेड। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1966 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पुणे में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ब्रेल डे, तो लुइस ब्रेल के जन्म दिवस पे ही लुइस ब्रेल डे मनाया जाता है, ब्रेल डे मनाया जाता है 4 जनवरी को। वर्ष 2019 से हर साल 4 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह दिन दृष्टिबाधित और दृष्टिविहीन लोगों के लिए मानवाधिकार हासिल करने में संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुई ब्रेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, और इनका जन्म उत्तरी फ्रांस के कुपवरे शहर में 4 जनवरी 1809 को हुआ था। अब थोड़ा सा हम लोग ब्रेल क्या है ये देख लेते हैं। तो ब्रेल प्रत्येक अक्षर और संख्या के साथ साथ संगीत, गणितीय और वैज्ञानिक प्रतीकों के बारे में बताने के लिए 6 बिंदुओं का उपयोग करते हुए अक्षर और संख्यात्मक प्रतीकों का एक स्पर्श संबंधी लिपि है। तो ब्रेल जो है 19वीं शताब्दी के फ्रांस में अपने आविष्कारक के नाम पर लुई ब्रेल का उपयोग नेत्रहीन और आंशिक रूप से देखे जाने वाले लोगों द्वारा एक ही किताबों और पत्रिकाओं को एक दृश्य फॉन्ट में मुद्रित करने के लिए किया जाता है। शिक्षा, अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, साथ ही सामाजिक समावेश के संदर्भ में ब्रेल आवश्यक है, जैसा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में विदित है।
अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप, ये है क्या। तो भारत बना एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप APAP का सह अध्यक्ष। तो भारत को नवंबर 2023 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए EUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी का संयुक्त अध्यक्ष चुना गया है और भारत दक्षिण कोरिया का स्थान लेगा, जिसने पिछले 3 वर्षों से नवंबर 2020 तक पद संभाला है। सह अध्यक्ष के रूप में भारत अपने संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में अन्य एशियाई देशों की सहायता करने के लिए उत्तरदायी होगा। APAP की अध्यक्षता IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एशिया द्वारा की जाती है और जिसकी अध्यक्षता APAP राष्ट्र सदस्य द्वारा बारी बारी से की जाती है। तो एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। APAP को आधिकारिक रूप से 2014 में ऑस्ट्रेलिया में IUCN वर्ल्ड पार्क्स कांग्रेस के दौरान लॉन्च किया गया था और यह एक क्षेत्रीय मंच है जो सरकारों और विभिन्न हितधारकों की सहायता के लिए क्षेत्र के भीतर संरक्षित क्षेत्रों के अधिक व्यवहारिक प्रशासन के लिए सहयोग करता है। वर्तमान में 17 अंतर्राष्ट्रीय स्थानों से कुल 21 सदस्य हैं। और उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मुख्यालय है ग्रंथि स्विट्जरलैंड में और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर CEO है ग्रेटेल एगुइलर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर फाउंडर हैं जूलियन हक्सले और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्थापित हुआ 5 अक्टूबर 1948 को। ठीक है। अब उसके बाद BEL और भारतीय नौसेना ने लेजर डेजलर्स के प्रारंभिक आपूर्ति के लिए किया समझौता। तो भारतीय नौसेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ रेडिएशन डेजलर्स के तीव्र प्रवर्तन के माध्यम से प्रकाश प्रवर्धन लाइट एम्प्लीफिकेशन की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। शुरुआत में 20 लेजर डेजलर के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और लेजर डेजलर तकनीक को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसका निर्माण BEL पुणे संयंत्र द्वारा किया जाएगा। यह पहला मौका है जब यह अनूठा उत्पाद स्वदेशी रूप से सशस्त्र बलों के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। तो लेजर डेजलर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका उपयोग दिन और रात दोनों के दौरान सुरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले संदिग्ध वाहनों, नावों, हवाई जहाज़ों, UAV, समुद्री डाकुओं आदि को चेताने और रोकने के लिए एक गैर घातक प्रणाली के तौर पर किया जाता है। आदेशों का पालन न करने की स्थिति में यह अपनी तीव्र चमक के माध्यम से व्यक्ति के ऑप्टिकल सेंसर गतिविधि को रोकने में सक्षम है। साथ ही इस तकनीक की तीव्र चमक किसी भी व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए भ्रमित या दिखाई देना बंद कर देती है। यह अपनी तीव्र चमक से विमान UAV को भी विचलित कर देता है। तो उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं MV गौतम और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मुख्यालय है बेंगलुरु में। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1954 में। नौसेना स्टाफ के प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह और भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अभी देखना NTPC का एग्ज़ाम जो होगा उसमें कहीं ना कहीं ये किसी न किसी सिस्टम पूछा जाएगा कि गोवा के लियोन मेंडोका बने भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर। तो 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? गोवा के लियोन मेंडोका, है ना। थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। गोवा के 14 वर्षीय लियोन मेंडोका इंस्टीट्यूट में आयोजित एक टूर्नामेंट में तीसरा और आखिरी नाम जीतकर भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और मेंडोका जिन्होंने 14 साल 9 महीने और 17 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की, तटीय राज्य से दूसरी ग्रैंड मास्टर है। उनसे पहले चेन्नई के खिलाड़ी G आकाश जुलाई में देश के 66वें ग्रैंड मास्टर बने थे। साथ ही वह दुनिया के 29वें सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए। गोवा के पहले ग्रैंड मास्टर इवाना मारिया फर्टाडो है जिन्होंने यह उपलब्धि 2011 में हासिल की थी। तो खिलाड़ी ने रिगो शतरंज GM राउंड रॉबिन में अपना पहला GM नॉर्म
हासिल किया, जबकि दूसरा नवंबर में बुडापेस्ट में और इटली के वेरगनी कप में तीसरा और आखिरी इनाम हासिल किया। वैश्विक परिदृश्य में देखें तो विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड 12 साल और 7 महीने 12 साल और 7 महीने की उम्र में इस खिताब के लिए क्वालिफाई करने वाले रूस के सरगेई कारजाकिन के नाम है, जिन्होंने 2003 में यह खिताब हासिल किया था। ग्रैंड मास्टर FIDE अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक टाइटल है। यह एक सर्वोच्च खिलाड़ी टाइटल है जिसे शतरंज खिलाड़ी विश्व चैंपियन से अलग हासिल कर सकता है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष हैं अर्कडी डोकोरोविच और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ मुख्यालय है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924। अब मुकेश अंबानी जी यहाँ पे चित्र में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी को मिला 12वां स्थान। तो मुकेश अंबानी जी को ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में 12वां स्थान मिला है। तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 2 जनवरी 2021 के अनुसार 12वें स्थान पर आ गए हैं और अंबानी की कुल संपत्ति 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2020 की शुरुआत में लगभग 6.62 लाख करोड़ रुपए है से घटकर 76.7 मतलब 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर थे और उससे घटकर के 76.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में गिरावट RIL के शेयरों में गिरावट के कारण हुई है, जो 30 दिसंबर 2020 को अपने अब तक के सबसे अधिक मूल्य 2369.35 रुपये से घटकर 1995.50 हो गई, जो करीब 16% है। अब ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में शामिल टॉप 3 व्यक्ति, तो चलो 12वां नंबर लग गया अपने मुकेश अंबानी जी का। तो टॉप 3 में कौन कौन लोग ये हम लोग देख लेते हैं। तो जेफ बेजोस 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ टॉप में है। उसके बाद एलॉन आर मस्क 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर और बिल गेट्स हैं 3rd नंबर पे। तो लोन वुल्फ के नाम से प्रसिद्ध झोंग शानशान ने अंबानी के एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में जगह ली है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि कौन ने एशिया में टॉप किया है, मतलब सबसे अमीर व्यक्ति में, तो वो कौन है? चाइना के झोंग शानशान। और इतिहास के सबसे तेज व्यक्तियों में से एक हैं। झोंग शानशान चीनी अरबपति हैं जिनकी कुल संपत्ति 78.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो एक पानी की बोतल कंपनी बीजिंग विनय बायोलॉजिकल फार्मेसी इंटरप्राइजेज कंपनी और नोंगू स्प्रिंग कंपनी की लिस्टिंग के प्रमुख हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक और हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के बारे में। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार मुकेश अंबानी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में 8वें स्थान पर रहे। हालांकि उन्होंने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपने स्थान को बरकरार रखा। अब अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस 201 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर हैं और टेस्ला के CEO और संस्थापक एलॉन मस्क 145 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय लग्जरी वस्तुओं के समूह लुइस वुइटन SE समूह के प्रमुख बेनार्ड अर्नोल्ट 120 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं और इसके बाद चौथे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स 111 बिलियन डॉलर और 5वें स्थान पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग 109 बिलियन डॉलर है। अब देख लेते हैं यहाँ पे अमित शाह ने जारी किया राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का पहला अंक। तो है क्या, ये बिल्कुल देख लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का उद्घाटन किया और पुलिस सेवा K9S PSK अर्थात पुलिस स्वान पुलिस डॉग्स विषय पर देश में यह पहला प्रकाशन है। यह एक अनूठी पहल है जो देश में पुलिस सेवा डॉग K9 PSK टीमों से संबंधित विषयों को और अधिक
समृद्ध करेगी। उसके बाद पुलिस K9 सेल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये है क्या। तो देश में पुलिस आधुनिकीकरण डिवीजन के तहत देश भर में पुलिस सेवा के नौ को बढ़ावा देने और मुख्य धारा में लाने के लिए नवंबर 2019 में राष्ट्रीय पुलिस K9 सेल की स्थापना की गई थी और पुलिस K9 जर्नल का प्रकाशन इस महत्वपूर्ण संसाधन को बढ़ाने और प्रशिक्षित करने के लिए देश में एक पारिस्थितिक तंत्र बनाने का एक और कदम है। पत्रिका में हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग खंड शामिल है। यह एक द्वैमासिक पत्रिका है जो हर साल अप्रैल और अक्टूबर में जारी की जाएगी। तो नेक्स्ट जो करंट अफेयर का सेगमेंट है, ऑस्कर नॉमिनी अदर राउंड मूवी के साथ होगी 51वें IFFI की शुरुआत। तो 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में होने वाला है 16 जनवरी से आरंभ होगा और जिसमें थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अदर राउंड का भारतीय प्रीमियर होगा। कांस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार विजेता मैड्स मिकेलसेन अभिनीत फिल्म IFFI में दिखाई जाने वाली फिल्मों की स्टार स्टडेड लाइन है। यह फिल्म ऑस्कर में डेनमार्क की आधिकारिक एंट्री भी है। यह फेस्टिवल मेहरुनिसा के विश्व प्रीमियर का भी गवाह बनेगा और संदीप कुमार की फिल्म का प्रीमियर फेस्टिवल के मध्य में किया जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिशन एग्जाम। ओके, तो इस फेस्टिवल का समापन 24 जनवरी को कियोशी कुरोशोवा के ऐतिहासिक नाटक वाइफ ऑफ ए स्पाई के इंडिया प्रीमियर के साथ होगा। गोवा में 16 से 24 जनवरी के दौरान 51वें IFFI का आयोजन किया जा रहा है। यह संस्करण पहली बार हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है और इसमें ऑनलाइन और इन पर्सन अनुभव दोनों शामिल होंगे। इस महोत्सव को दुनिया भर की कुल 224 फिल्मों के साथ प्रसिद्ध फिल्मों के एक लाइनअप के साथ आयोजित किया जाएगा। इसमें 21 गैर फीचर फिल्में, 26 पैनोरामा सेक्शन के तहत 26 फीचर फिल्में शामिल हैं। फेस्टिवल के लिए मीडिया पंजीकरण हाल ही में खोला गया है जो 10 जनवरी तक उपलब्ध है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना, जितने हमने यहाँ पे करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है, तो बिल्कुल इसको डिस्कस करेंगे, बिल्कुल लाइन पे बने रहिए। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि कोवाक्सिन जो वैक्सीन आई है किस कंपनी द्वारा विकसित की जाने वाली स्वदेशी वैक्सीन है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, लुपिन लिमिटेड, मैनकाइंड फार्मा, सिप्ला, भारत बायोटेक। तो बिल्कुल आराम से आप क्लिक करेंगे भारत बायोटेक में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी, 4 अप्रैल, 15 फरवरी, 4 दिसंबर। ओके, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने डिटेल पे डिस्कस किया हुआ है कि 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और ये लुइस ब्रेल के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है बैंगलोर में, मुंबई में, चेन्नई में, भोपाल में। तो आप सभी लोगों को पता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मुख्यालय का जो मुख्यालय जो है वो कौन सी सिटी में, बैंगलोर में। कहाँ पे, बैंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष बना। तो हमने अपने डिटेल वाले उस पर डिस्कस किया हुआ है। इंडिया जो है एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष बना है और इससे पहले कौन था, साउथ कोरिया। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में बने भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर 67वें ग्रैंड मास्टर हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रौनक सिधवानी, सेकंड आनंद विश्वनाथन, सी पृथु गुप्ता, डी है लियोन ल्यूक मेंडोंका, ठीक है। तो लियोन ल्यूक
मेंडोनका जो है वो गोवा से बिलोंग करते हैं और ये 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह पार्टी से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं बूटा सिंह, वो कौन सी पार्टी से संबंधित हैं? कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, आप। तो ये है अपने कांग्रेस से, ठीक है। आगे ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में प्रथम पायदान पर है। तो प्रथम पायदान पर कौन है? एलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी, जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस जो है वो प्रथम पायदान पर है, ठीक है। एक मिनट, जेफ बेजोस, अरे यार एक मिनट, सॉरी कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, एक मिनट। हाँ ठीक है, अब नहीं आएगा। तो कौन है? जेफ बेजोस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का पहला अंक जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण। तो ये किसके द्वारा मतलब जारी किया गया है? अमित शाह जी के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली के कला, संस्कृति और भाषा मंत्री हैं इमरान हुसैन, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल। तो ये कौन है? मनीष सिसोदिया जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 16 जनवरी से आरंभ होगा। जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो कौन से नंबर का है ना? तो ये है 51वां। कौन सा है? 51वां। अब उसके बाद कर्नल नरेंद्र बुल कुमार थे। तो कर्नल नरेंद्र बुल कुमार जो थे वो कौन थे? पर्वतारोही, ठीक है। तो आई होप ये जो हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो है ये आप लोगों को समझ में आई होगी। मतलब जो मैंने पहले फैक्ट और उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ थी उसको डिस्कस किया डिटेल फॉर्म में, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने उसको डिस्कस किया, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।